चलो आ जाओ, अभी है ना एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 है, पेज नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर है 2, पेज नंबर 21। प्रॉब्लम है 2, पेज 21। कह रहा है कि मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर ईच ईयर बट ऑन 31 दिसंबर 2001, या आप इसको कुछ भी पढ़ लो। देखो इंस्टीट्यूट ऐसे लिखते थे कि ईयर जो है ना कभी चेंज उनका अपने हिसाब से ना हो। तो मैं ईयर 1 इसको पढ़ सकता हूँ, ईयर 2 पढ़ सकता हूँ, कुछ भी पढ़ सकता हूँ, 2001 पढ़ सकता हूँ, 11 पढ़ सकता हूँ, 21 पढ़ सकता हूँ। मैं इसको 21 पढ़ दे रहा हूँ या 1 पढ़ दे रहा हूँ, तो 1 पढ़ना ठीक रहेगा, ठीक है। बट ऑन 31 December 2001, फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स स्टॉक। फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन वॉच कलेक्टेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक। बोला ये सब इन्फॉर्मेशन उनके बुक से कलेक्ट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कलेक्ट हुआ तो होने दो। बोल रहे कि स्टॉक 1/10/1 को कब आग लगी? 31 दिसंबर, 30 सितंबर को हर साल प्रिपेयर करते हैं वो बुक्स, ठीक है। तो उनका ईयर एंडिंग कब है? 30 सितंबर है ईयर एंडिंग। ये याद रखना कि ईयर एंडिंग 30 सितंबर है उनका। ये याद रखना कि ईयर एंडिंग जो है ना वो 30 सितंबर है। 31 दिसंबर को आग लगी। स्टॉक ऑन 1/10/1, इसका मतलब कब? 1/10/1 का मतलब है कि ये कब का स्टॉक हो गया? ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज फ्रॉम 1/10/1 टू 31/12/1, 75,000 का परचेज है। वेजेज है 1/10/1 से लेकर 31/12/1 तक का 33,000 रुपया। सेल्स है 140। रेट ऑफ जीपी है 33.33% ऑन कॉस्ट, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन सेल्स। स्टॉक वैल्यू 3,000 रुपया वॉज सैलवेज। इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज फॉर ₹25,000 एंड द क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू 25 का है एंड क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। फिर बोल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि स्टॉक एट द बिगनिंग वॉज कैलकुलेटेड 10% लेस देन कॉस्ट। बोल रही है जो बिगनिंग का स्टॉक है ना, ये कॉस्ट माइनस 10% पे पड़ा हुआ है, मतलब ये 90% वैल्यू पर पड़ा हुआ है। ये जो बिगनिंग वाला स्टॉक है बोला कि ये 90% वैल्यू पर पड़ा हुआ है, ऐसा ये बिगनिंग वाला स्टॉक। उसके बाद प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय फर्म्स ओन वर्कर। बोला फर्म का ओन वर्कर के द्वारा प्लांट इंस्टॉल हुआ और उसको 500 रुपये दिए गए, विच वॉज इंक्लूडेड इन वेजेस। तो मैंने क्या सिखाया था? सिर्फ प्रोडक्टरी वेज, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो रहेगा वही आएगा, ठीक है। प्रोडक्शन से रिलेटेड ये क्या है? नॉन ट्रेडिंग गुड्स का कॉस्ट है, ये नहीं आएगा। परचेज इंक्लूड द परचेज ऑफ प्लांट, 5,000 रुपया। परचेज ऑफ प्लांट इज वॉट आर नॉन ट्रेडिंग गुड्स, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ ट्रेडिंग गुड्स इंक्लूड होगा। आप बताओ क्लेम कितना होगा? लॉस ऑफ स्टॉक। सिंपल चल रहा है, आप भी यहाँ लिख लो। पेज नंबर हमारा कितना? अच्छा हमने इसे पेज नंबर नहीं डाला अभी तक, तो एक बार पहले पेज नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। पेज 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 नंबर, पेज नंबर। आपको कौन से स्टाइल वाला पसंद है? ये वाला पसंद है आपको? आपको पसंद है कि भैया फ्रंट टॉपिक 11 का रख लो? आपको बोल्ड करना पसंद है और सेंटर में है तो आपको चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा एरियल ब्लैक पसंद है तो चलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो पेज नंबर डाल दिया मैंने, पेज 20 और 52, वो 20 पेज में आ गया अपने। तो हमारा ये पेज नंबर यहाँ डाल दो। यहाँ पेज नंबर है 21, नोटबुक नंबर है 02। मेरा तो खैर आपका पता नहीं कौन सा है, ये अपने हिसाब से डालेंगे आप। चलो क्लेम निकालने के लिए क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे, एकदम प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ ऊपर लिख लो, सबसे पहले पार्टी का नाम लिखते हैं, पार्टी का नाम लिखते हैं हम लोग। पार्टी का नाम क्या है वो लिख लो पहले। पार्टी का नाम ए, मिस्टर ए। यहाँ लिख लो मिस्टर ए। फिर यहाँ लिख लो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द पीरियड 1/10, जो जैसे लिखा वैसे ही लिख दो, बस आपको भी ऐसे लिखा था, मैं भी ऐसे लिख दो। 2/31/12, ऐसा हो गया। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। थोड़ा पोस्ट प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। यहाँ पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। चलो खैर, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक लिखना है। और ये ओपनिंग स्टॉक 29,700 रुपये है, ये लेस है 10%। टू ओपनिंग स्टॉक 29,700 डिवाइड बाई 90%। देखो ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू क्या थी, उन्होंने 10% लेस वैल्यू पर फाइंड आउट करके रखा था। मतलब वो स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे, जितना भी स्टॉक का वैल्यू आ रहा था उसको 10% कम कम से वैल्यू कर रहे थे। तो हम 10% कम से थोड़ी वैल्यू करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को अपने कॉस्ट पे लेकर आना पड़ेगा। वो लोग कॉस्ट से नीचे वैल्यू कर रहे थे, हम लोग उसको क्या करेंगे, अपने कॉस्ट पे लेकर आना पड़ेगा। तो अपने कॉस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग उसको, अभी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, अभी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू, अभी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, अभी जो है स्टॉक उसकी एक्चुअल वैल्यू है 29,700 रुपये। नो वॉट, जो एक्चुअल वैल्यू है 29,700 रुपये, वो भाई वो 10% माइनस है। तो करना क्या होगा आपको, 10% जो माइनस वैल्यू है ना, उसको ऊपर ले जाना होगा और ले जा करके उस वैल्यू को बराबर करना होगा। किस पर करना होगा, 100% पर। तो अभी ये कितना जाएगा, अभी देख लो। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों को भी अगर इसमें कोई इशू आ रहा होगा, प्लीज़ आप इशू मेरे को बताएंगे। 33,000, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मार्क करके लिख लो, कोई इशू नहीं चलेगा, लिख लो। हमें स्टॉक को कॉस्ट पर रखना है, हमें स्टॉक को कॉस्ट पर रखना है। अगर हम स्टॉक को कॉस्ट पर नहीं रखेंगे तो हमें क्या होगा बेटा, नुकसान होगा। तो क्या हम नुकसान झेलेंगे, नहीं, हम नुकसान नहीं झेलेंगे। ठीक है, आओ। तो ये 33,000 वैल्यू हो गया। आप क्या करना है, आप कर रहे हैं परचेज जो है ना, 1/10/1 से लेकर के 31/12/1 तक का 75,000 है। तो आप ऐसा परचेज लिख देंगे। परचेज में देखो छोटा सा एडजस्टमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज, यहाँ लिख देंगे 75,000। अच्छा, अभी एक छोटी सी चीज़ है, जब परचेज में क्या वैल्यू हमें एडजस्ट करना है, वो बोल रहा है कि परचेज इंक्लूड कर रहा है प्लांट 5,000 रुपये का। अच्छा, अब एक चीज़ मेरे को समझाओ, मैंने स्टार्टिंग में कह रखा था कि कोई भी नॉन ट्रेडिंग गुड्स रहेगा ना, एकदम कोई भी नॉन ट्रेडिंग गुड्स, उसका अगर कोई भी परचेज होगा, अगर वो मान लो परचेज में इंक्लूडेड है, तो उसको क्या करना, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या होगा इसका मतलब, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो जो हमारा स्टॉक निकल रहा है ना, उस स्टॉक का वैल्यू जो रॉन्ग आ जाएगा।
इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों की वैल्यू जिसको हमने परचेज कर रखा है और जो नॉन ट्रेडिंग गुड्स हैं, जो हमारे नॉन ट्रेडिंग गुड्स करने का मतलब जो हमारा रेगुलर गुड्स नहीं है, अभी एसेट हमारा थोड़ी रेगुलर गुड्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है? ओके। 5000 हो गया। अब ये 5000 यहाँ से माइनस करो, लेस परचेज ऑफ प्लांट 5000। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई और अगर मान लो एडजस्टमेंट रहा तो उसमें डालेंगे। फिर वेजेज हो गया, 1 से लेकर 31 तक के बीच का वेजेज है 33,000, तो वेजेज भी हम यहाँ लिख लेंगे 33,000 रुपये। एक लाइन से छोड़ दो अगर कुछ हुआ तो। टू वेजेज 33,000। अच्छा, वेजेज में भी कुछ एडजस्टमेंट है बेटा। तो वेजेज में जो एडजस्टमेंट है वो क्या है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि प्लांट ना इंस्टॉल किया हमने कितने का, और जितने का इंस्टॉल किया, प्लांट को इंस्टॉल किया हमारे ओन वर्कर ने। तो ओन वर्कर ने इंस्टॉल इंस्टॉल किया है, तो हमने उसको वेजेज दिया 500 रुपया, और वो 500 रुपया हमने एक्चुअल वेजेज में इंक्लूड कर लिया। अब देखो, वेजेज में ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा चीज़ आता है, सिर्फ और सिर्फ वही वेजेज आएगा जो वेजेज प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये एसेट इरेक्शन से रिलेटेड है, या एसेट एसेट को असेंबल करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ माइनस कर लेंगे, लेस वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वो कितना है, 500 रुपया। अब ये कितना हो जाएगा, 32,500। और यहाँ पर और कुछ नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा 70,000 रुपये। अब और कुछ नहीं है, एकदम देखो सिंपल सा सवाल चलेगा। मैं अगली क्लास में जो है ना, पुअर सेलिंग लाइन गुड्स कराऊंगा, और फिर सिंपल सी क्लास चलेगी, बस और कुछ नहीं है। अब क्या है, और कुछ नहीं है, सेल्स है 1,40,000 का, सेल्स के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेल्स को यहाँ से लिख दिया 1,40,000 बाई सेल्स 1,40,000। अब कुछ नहीं है। अब क्या करना, हमें स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जोड़ लो इसको, अभी बराबर कर दो। स्टॉक का जो वैल्यू आएगा फाइंड आउट कर लो, 33,000। क्योंकि एकदम छोटा सा सवाल है, एकदम सिंपल सा, 5 मिनट में बन गया। 72, 33,000 प्लस 70,000 प्लस 32,500, 1,35,500 माइनस 1,40,000 रुपया। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी, जीपी तो लिखना भूल गए हम लोग। क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, इंटू 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। देखो 1/3 ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, ये 1/3 ऑन कॉस्ट हो गया। 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब 1,40,000 डिवाइड बाई 4, 35,000 रुपया। और ये 35,000 रुपया यहाँ लिख दिया हमने। 30,500 रुपये का क्या आ गया, स्टॉक आ गया बाई क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर हो गया ये। अभी तक देखो सवाल में कुछ ऐसा आया नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो, नॉर्मल चल रहा है सवाल। ठीक है, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम लिखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट।
स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी लॉज, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में देखो, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में आप हमेशा ना एक काम करेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो अमाउंट कितना आया, 30,500 लेस सैलवेज, सैलवेज हमारा कितना है, ये 3,000 रुपये, 27,500 रुपये हो गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब हमें अप्लाई करना है एवरेज क्लॉज, यहाँ लिखो एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन, एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। अब पॉलिसी वैल्यू कितने की है वो देखो, पॉलिसी वैल्यू है हमारी 25,000 रुपये की, 25,000 रुपये की पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू 25,000 रुपये की है। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आ रहा है हमारा, 30,500 रुपये, 30,500, और लॉस ऑफ स्टॉक हो गया 27,500 रुपये। हमें कितने रुपए का क्लेम मिलेगा, क्लेम का अमाउंट आएगा 25,000 डिवाइड बाई 30,500 इंटू 27,500 रुपये, 22541, डबल 2541, ये अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। आपको कॉपी करना है, आप वीडियो पॉज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आना आपके, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ सारे बच्चों। चलो अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जो इससे पहले वाला सवाल था,
एकदम इससे पहले वाला सवाल, जो सवाल नंबर 2 हमने करा है, उस सम नंबर 2 में क्या एवरेज क्लॉज सच में अप्लाई होना चाहिए था क्या? ये मेरे को समझाओ। अप्लाई होना चाहिए था क्या? बोलो ना हाँ कि ना। अरे एकदम सिंपल है, हाँ। क्यों बोलो? क्योंकि स्टॉक डिस्ट्रॉयड ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड ऑन द डेट ऑफ फायर जो है वो है 30,500 रुपये, 30,500, ठीक है। और हमारे पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? हमारे पॉलिसी की वैल्यू है 27,500 रुपये। तो अभी एक चीज़ समझ आ रही है क्या? 27,500 रुपये जो हमारे पॉलिसी की वैल्यू है वो क्या है? सॉरी, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये हमारे पॉलिसी की वैल्यू है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पॉलिसी की वैल्यू 25 है, तो ये बताओ अंडर इंश्योरेंस है कि नहीं है? अंडर इंश्योरेंस है। अरे जितने का स्टॉक है आपने कम का इंश्योरेंस करा रखा है। अंडर इंश्योरेंस के केस में हमेशा क्या होगा? अप्लाई होगा एवरेज क्लॉज। ये है हमारा स्टॉक, ये रहा, और ये है हमारी पॉलिसी वैल्यू। तो इतने का पॉलिसी होना चाहिए था, लेकिन इतने का पॉलिसी है, कम का पॉलिसी है। इसका मतलब इतने स्टॉक पे इतना क्लेम, मतलब इतने स्टॉक पे कितना क्लेम, ऐसे करके। ठीक है, चलो अभी मूव करते हैं फर्दर अगले सवाल की तरफ। सवाल अभी सबको ओपन कर लिया? आ जाना स्टडी मैट में, आ जाना। सम नंबर 14 है और पेज नंबर है स्टडी मैट का 30। देखो, और ये सवाल देखो बहुत बार आया हुआ है, इतनी बार आया हुआ सवाल, इतनी बार आया हुआ। मार्च एमटीपी मार्च 18 में, मार्च 19 में, आरटीपी के मई 21 में आया हुआ है, नवंबर 21 में 2020 में आया हुआ है, उसके बाद आईपीसीसी के एग्जाम में भी आया हुआ नंबर 12 में। तो इस सवाल या इस तरह के सवाल का जो चांसेस है ना बहुत हाई बनता है। अच्छा, आप कभी एमटीपी वगैरह खोल कर देखेंगे तो, अच्छा ये जो सवाल है, ये बता दूं मैं आपको, ये जो सवाल है ये आपके आईसीएआई के मैट में भी है। आईसीएआई के मैट में भी ये सवाल है, ये मैं लिखना भूल गया। आईसीएआई के मैट में भी ये सवाल है। तो ये सवाल बहुत जगह है। अरे कहाँ कहाँ है मत पूछो, बस करना है ये देखो, ठीक है। इतने जगह सवाल आया तो क्या आप सोचेंगे भैया क्या एक ही जैसा सवाल आ गया कि यस, सवाल एक ही जैसा आया है, बस फिगर चेंज है। या तो हो तो इसको वो 50% पे कर दिया, इसी 7,10,500 को 50% पे कर दिया, 3,05,250 रुपया 50% में पूरा फिगर डाल करके क्या बनाया, सवाल बना दिया। या फिगर कहीं और कुछ चेंज कर दिया, मतलब फिगर चेंज करके करके ये सवाल इतनी बार परीक्षा में आया हुआ है। और असली जो सवाल असली आया हुआ वो सवाल आया हुआ 7,10,500 वाला, ठीक है। तो आईपीसीसी एग्जाम के नवंबर 12 में ये परीक्षा में, ये नवंबर 12 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद आप देख लो कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बार आया हुआ है। आईसीए के स्टडी मैटर भी है। मतलब इस क्वेश्चन का जो फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा रहा है, तो ये क्वेश्चन जो इसका इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं भैया? एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट के, मतलब मैट के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें डाले, उसके तो और जो भी क्वेश्चन बन सकते थे जो एक्सपेक्टेड है कि परीक्षा में आ जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन हमने डाले इसमें, ठीक है। और जो मैंने एक स्पेशल टाइप का एडजस्टमेंट करा रखा है 7 से 8, जो वेरियस स्पेशल एडजस्टमेंट करा रखा है, उस एडजस्टमेंट में मैंने इंस्टीट्यूट के मैट की और फिर मतलब आरटीपी एमटीपी या फिर कोई और पेपर हो, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल आईपीसीसी का टाइम का कुछ भी हो, उन सब जगह जितना भी एडजस्टमेंट पूछ रखा उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, वो सारा मैंने उसमें डाल रखा। वो 7 एडजस्टमेंट में, 7 या 8 है, वो 7 या 8 एडजस्टमेंट में। तो आपको ना वो एक बार देख लेंगे तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि तुमको देखा तो फिर कुछ और देखने की जरूरत नहीं, तो उसको देखा तो फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं? बोला ऑन 29th August 12 द गोडाउन ऑफ अ ट्रेडर कॉट फायर एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। अच्छा, ये जो ऐसे बोलते हैं ना, ये लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द गुड्स डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं पता है आपको? ये टोटल लॉस की बात नहीं कर रहा है, ये पार्शियल लॉस की बात कर रहा है। हमेशा से आप याद रखना कि पूरा जो सवाल है ना, देर मतलब आज तक जितना भी सवाल आया हुआ जैसा सब कुछ है वो पार्शियल लॉस पर ही सवाल है, पार्शियल लॉस पर ही सवाल सब कुछ बनता है ऑलमोस्ट। However, goods costing rupees 1,08,000 could be salvaged incurring firefighting expenses amounting to 4,700.
अभी जो एमटीपीज वगैरह में सवाल आया ना, तो शायद फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। हमने यहाँ पर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी रखा है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो नवंबर 12 में प्रॉब्लम आया था ना, उसके अंदर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी था, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी था उसमें, ठीक है। आ जाओ, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि आग कब लगी है? 29 अगस्त 12 को आग लगी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जो आग लगी है उसमें कितने कॉस्टिंग का गुड सैल्वेज हुआ है? हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,08,000 कुड बी सैल्वेज, तो 1,08,000 कॉस्टिंग का गुड्स को सैल्वेज किया गया है। तो 1,08,000 कॉस्टिंग का गुड्स को सैल्वेज किया गया, इसका मतलब है कि 1,08,000 सैल्वेज वैल्यू, और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 4,700 है। मतलब आग को बुझाने या फिर गुड्स को सैल्वेज करने में जो खर्चे लगे ना, वो कितने? 4,700 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा? बोला ट्रेडर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ट्रेडर। क्या दे रहा है? इसको मिटा दो, ये काम का नहीं है, सवाल के बीच में आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। बोल रहा है कि स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 11, अच्छा आग कब लगी है? देखो 29 अगस्त 12 को लगी है। ईयर कब खत्म हो रहा है आपको नहीं पता, तो आपको एटलीस्ट ये तो समझ आ रहा है कि ये 1 अप्रैल 11 बोल रहा है, मतलब 11 से 12 1 साल, तो 31 मार्च 12 को जो है हमारा ईयर एंडिंग होगा उस साल वाला। और फिर 31 मार्च 12 के बाद 1 अप्रैल 12 से हमारा नया ईयर शुरू होगा। ये जो ईयर शुरू हो रहा है वो कब हो रहा है? 1 अप्रैल 12 से शुरू हो रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। अभी जब प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा देना, तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। बोलो क्या जली बत्ती? एकदम मेंटोस जिंदगी वाला सवाल एकदम। बोलो क्या बत्ती जली तुम्हारे दिमाग में? सर वो प्रीवियस ईयर का फिगर क्यों देता है? अरे प्रीवियस ईयर का फिगर सिर्फ इसलिए देता है ना कि आप पिछले साल का ट्रेडिंग बना के जीपी निकालो। तो आप सवाल की पहली लाइन पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में ना ऐसा एकदम ऐसा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाने का एकदम बढ़िया से। सर सवाल की पहली लाइन ही कह रहा वो कि भैया कैलकुलेशन में जब दे रखा है कि प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब ये है कि भैया वो चाहता है कि आप जीपी कैलकुलेट करो ट्रेडिंग अकाउंट बना के प्रीवियस ईयर की। तो आप ऐसा मेंटल एंगल सेट कर लो अपना कि जीपी आपको निकालना रहेगा, जीपी इसमें नहीं दिया रहेगा। मैंने सवाल अभी तक पढ़ा नहीं है, वो जीपी नहीं दिया होएगा, आप लिख के रख लो जीपी नहीं दिया होएगा वो। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 12, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। परचेज दे रखा है पिछले साल का, सेल्स दे रखा है, अच्छा ये परचेज दे रखा है करंट ईयर का, 1 अप्रैल 12 से टिल द डेट ऑफ फायर, मतलब ये करंट ईयर का है। उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 12 टू द डेट ऑफ फायर। बोल रहा है कि हमने ना एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया है गुड्स, 41,000 रुपये का गुड्स हमने एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया। मतलब ये करंट ईयर का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है जो परचेज से माइनस होना चाहिए, वो अभी कंसिडर नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको कंसिडर कर लेंगे जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब, ठीक है। चलो उसके बाद बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स विड्रॉन बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर। आप बोलेंगे भैया आप इसमें तो कहीं लिखा नहीं कि इसको एडजस्ट करना है कि नहीं एडजस्ट करना है। देखो हम ये मानेंगे जब कुछ नहीं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो हम ये मानेंगे कि इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। हम ये मानेंगे कि इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ये एकदम फिक्स बात है कि आपको इसका मानना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स विड्रॉन बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्या है? ये ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स में क्या होता है? एंट्री क्या होती है? बचपन में पढ़ा होगा आपने, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर मान लो ड्राइंग्स कर रहे हैं हम लोग, गुड्स का ड्राइंग कर रहे हैं तो, ठीक है। सेल्स बोल रहा है 31 मार्च 12 को 80,000 रुपया। यहाँ ऐसा सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह हो गया शायद। ये 80,000 रुपया नहीं है, एक ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 80 लाख करो, ये 80 लाख है। एरर्स हो जाते हैं, when there is a book there will be an error।
याद रखना। तो ये 80 लाख रुपए होगा यहाँ, और ये याद रखना ये 80 लाख रुपए है, क्योंकि 80,000 तो भैया हो ही नहीं सकता ना। चलो, फिर बोल रहा सेल्स है फ्रॉम 1 अप्रैल 12 से टू द डेट ऑफ फायर 45,36,000 रुपये, 45,36,000। फिर बोल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। बोला कि इंश्योरेंस कंपनी जो है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को एडमिट कर ली है। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को एडमिट कर ली मतलब देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या क्लेम देगी वो बता देती है कि हम बस यही सब क्लेम देंगे, इससे ऊपर हम क्लेम नहीं देंगे, चाहे आपका नुकसान हुआ हो चाहे नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? अब बात तो समझो। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोली फायर फाइटिंग का खर्चा हम दे देंगे, तो बढ़िया बात है ना, आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में इसको डाल देना, और क्या। आप इसको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में डाल देंगे तो आपको फिर वो क्लेम मिल जाएगा। तो ट्रेडर हैड टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 9 लाख रुपीज विद एन एवरेज क्लॉज। अभी देखो एवरेज क्लॉज अप्लाई कब होगा? जब पॉलिसी वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से क्या होगी? कम होगी। तब बोलेंगे अंडर इंश्योरेंस है, तब होगा अप्लाई एवरेज क्लॉज। ठीक है। बोला अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल दो जो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करेगी। चलिए, सवाल को हमने पढ़ा, 4-5 मिनट लगे सवाल को हमने पढ़ा। ये सवाल कहाँ सॉल्व हुआ है? आप लिखेंगे, पेज नंबर है 23 पर सॉल्व हो रहा है ये। जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम का नोटबुक नंबर 2 है, और पेज नंबर है 23। और हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे पेज नंबर है। सवाल किस पेज में है? सवाल है पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, और प्रॉब्लम नंबर है 14। और मैं बता रहा हूँ आप सच को, अगर ये प्रॉब्लम आया तो आ सकता है, हाई चांसेस इस प्रॉब्लम के आने के, हाई चांसेस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डाल दूँ। ये हमारे आंसर का मेन पार्ट रहेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से बना रहा है? 1/4/12 टू 31 तारीख को आग लगी है, 29/8/12। चलो, रुपीज़ रुपीज़। सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टॉक इसमें डेटा फीड करना स्टार्ट करेंगे। करंट ईयर का स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक वो कितना है? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक हुआ तो 7,90,100 रुपया। इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 790,100, 7,90,100 रुपया। उसके बाद परचेज है 3310700, 3310700 टू परचेजेज। 330 330 क्या, 3310700, 3310700 टू परचेजेस। ₹33,10,700। ठीक है। अच्छा, परचेज को लेकर कुछ एडजस्टमेंट है हमारे। जो एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वो हटाने हमें। उसके बाद 2,000 रुपये का ड्राइंग्स हटाना है, तो लेस करना होगा आपने। मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट 41,000 माइनस होगा, लेस
ड्राइंग्स, वो माइनस होगा 2000। तो एडवर्टाइजमेंट माइनस हो गया 41,000 और ड्राइंग्स माइनस हो गया 2000 का, ड्राइंग्स माइनस हो गया। और ये माइनस हो गया, कितना बचेगा 3310 700 माइनस 41,000 माइनस 2000, 326,7700। तो 326,7700, तो यहाँ लिखेंगे आप 326,7700 यानी 32,67,700। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। के बाद हाँ चलो, तो एक बार हमने ऐसा इसको करंट ईयर का डेटा कुछ डाल दिया इसमें। ठीक है, और क्या हम डालते हैं, देखो हमने जो जो कर लिया उसको टिक मार्क कर लेते हैं। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये नहीं किया अभी तक, ये हमने कर लिया। ठीक है, और सेल्स कर लेते हैं 45,36,000। सेल्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेल्स हम ऐसा लिख लेंगे बाई सेल्स 45,36,000, ऐसा हमने लिख लिया 45,36,000 सेल्स, ऐसा लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा वेजेज वगैरह कुछ है क्या, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से जा रहा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो है हमें नहीं दे रखा है, तो 45,36,000 पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट, जो हमें पता नहीं है। तो नाउ इट्स हाई टाइम टू फाइंड आउट दी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बेटा। ठीक है, तो हम चलेंगे कहाँ, हम चले जीपी का रेट निकालने। चलो, हमारे सवाल की नैया है जीपी के भरोसे, तो हम जीपी का रेट निकालने चलेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है हमारा। ठीक है, तो आप ऐसा जीपी का रेट निकाल लो, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के बाद भी निकालने का कोई दिक्कत नहीं चलेगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके पास है ना इंस्टीट्यूट, आपके पास से वो चाहता है कि आंसर एकदम प्रॉपर आए, आप कैलकुलेशन वगैरह बढ़िया करो, उनको सब कुछ दिखाओ, अच्छे से समझाओ। वो आपसे ये नहीं चाहता कि भाई आप बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दो, लेकिन आपसे वो ये जरूर चाहते हैं कि आप जो बात लिखो एकदम लॉजिकली करेक्ट लिखो। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया ना हमारा, किस दिन का ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 31/04/012, नहीं 31/03, 31/3/2012, ऐसा। 31/3/12। अब आप यहाँ निकालो टू ओपनिंग स्टॉक, उस दिन का उस टाइम का ओपनिंग स्टॉक लिख लो। टू ओपनिंग स्टॉक, उनका ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये देखो 1/4/11 का ओपनिंग स्टॉक है 7,10,500 रुपये, तो 7,10,500। ठीक है, ये निकल गया हमारा। उसके बाद से उस साल का परचेज 790,100, टू परचेज 790,100। उसके बाद नहीं नहीं, ये अरे गलत हो गया, गलत हो गया, उस साल का परचेज ये रहा 5,679,600, 5,679,600, 5,679। ये हो गया ख़त्म। परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 12 टू द डेट ऑफ फायर, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स, अच्छा ये नहीं लेना मैं। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, सेल्स चाहिएगा ना, सेल्स 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 सेल्स।
सेकंड रुक जाओ, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। ब्राइटनेस है 69। एक सेकंड रुकना यार, वो मैं जो राइटिंग पैड है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर रहा हूँ। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, आँख में लग रहा है। ब्राइटनेस कैसे कम होगा? कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, एंटर, एंटर, ब्राइटनेस नहीं, 55 पे रखा हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आँख में लगता है ऐसा। चलो, बी ब्राइटनेस 45 पर। गुड। मेरे को एक चश्मा ले लेना चाहिए आई थिंक। इतना सारा स्क्रीन है, सब पे डिस्प्ले आके आँख पास में ही है, इतना ज़्यादा आँख में लगता है। चलो, तो ये हमने अभी सेल्स लिखना है हमें। कितने का सेल्स हो गया? 80 लैक्स का। तो 80 लैक्स का सेल्स लिख लेते हैं, आ जाओ। बाई सेल्स एकदम फटाफट लिखेंगे 80 लैक्स। 80 लैक्स का सेल्स लिख लिया हमने। और क्या बचा बेटा, फटाफट बोल लो जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक है ना करंट ईयर का, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 790100। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 790100। ठीक है, और कुछ नहीं है। फटाफट जीपी निकाल लो, कैलकुलेट कर लो जीपी जल्दी से, कितना जीपी होगा। तो जीपी हमारा आएगा 80 लाख। 80 लाख प्लस 790100, ठीक है, माइनस 7,10,500 रुपये, माइनस 56,796,000। कितना रहा? 24 लाख का जीपी आ रहा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ लिखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट 24 लाख रुपया। टू ग्रॉस प्रॉफिट 24 लाख रुपया। अभी क्या करना होगा? जीपी का रेट निकालना है। जीपी का रेट निकाल लो। 24 लाख डिवाइडेड बाई 80 लैक्स इंटू 100। जीपी का रेट ऑन सेल्स हो गया कितना? 30%। तो हमारे यहाँ 30% जीपी का रेट हो गया। ठीक है, इसको लिख लो ना, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ये हमारा जीपी का रेट हो गया। आ जाना यहाँ पे, 30%, इसको लिख लिया। अभी 30% निकाल लो। 45,36,000 इंटू 30% कितना? 136,0800। तो ये आ रहा है 136,0800, 136,0800। और कुछ है नहीं करने को, तो आप डायरेक्टली इसको बैलेंस कर लो ना। अभी इसको डायरेक्टली बैलेंस कर लो। बैलेंस करना तो बनता ही है। इसको बैलेंस कर लो तो क्या आएगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक। अरे बाई क्लोजिंग स्टॉक अभी कितना आ रहा है? बाई क्लोजिंग स्टॉक अभी हमें निकालना पड़ेगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आ रहा है? तो 790,100 प्लस 326,7700 प्लस 136,0800 माइनस 453,600 आ रहा है 882600। तो 8,82,600 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, 882600। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। देखो, ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया। ठीक है, एक्चुअली हमको यही निकालना रहता है यहाँ से। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो है आ गया वो। अब हम क्या करेंगे? चलेंगे अमाउंट ऑफ, हम चलेंगे अभी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाने की। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो होगा ना वो बनाएंगे।
आना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर कितना है 882600 माइनस सैल्वेज्ड, कोई सैल्वेज्ड स्टॉक है तो वो कितना है, सैल्वेज्ड स्टॉक है हमारा 1,08,000 प्लस करना होगा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो है हमारा कितना है 4700। अब हमको कितना मिलना चाहिए, अब जोड़ लो कितना मिलना चाहिए 882600 प्लस 4700 माइनस 1,08,000 नाउ 779,300 779,300 779,300। अब मेरे को बताओ ये बेसिकली क्या हो गया, ये लॉस ऑफ स्टॉक इसको बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना, आपने एवरेज क्लॉज अप्लाई करना। आप देखो हमारे पास कितने रुपए का ये है, कितने रुपए का 9 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी है। हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आया 8,82,000, 8,82,000। जल्दी बताओ पॉलिसी वैल्यू कम है क्या। आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा एवरेज क्लॉज निकालते वक्त की पॉलिसी वैल्यू कम है कि नहीं है। सारे बच्चे पॉलिसी वैल्यू कम है कि नहीं है। सर पॉलिसी वैल्यू कम नहीं है क्योंकि पॉलिसी वैल्यू 8,82,600 आई है और हमारा पॉलिसी का जो वैल्यू हमारा तो स्टॉक है वो 8,82,600 है, पॉलिसी का वैल्यू कितना 9 लाख है, तो पॉलिसी वैल्यू कम है क्या, नहीं पॉलिसी वैल्यू कम नहीं है। तो अंडर इंश्योरेंस है क्या, नहीं अंडर इंश्योरेंस नहीं है। तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा इस पर। तो आप कहेंगे भैया अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा तो इसने क्यों दे रखा है एवरेज क्लॉज यहाँ पर कि अप्लाई करो। वो बस चेक कर रहा है ना आपको, कि आपको चेक कर रहा है कि एवरेज क्लॉज अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपको ये नॉलेज है कि नहीं है। पहली बात तो ये पार्शियल लॉस का है सवाल, और 99% सवाल जो होते हैं पार्शियल लॉस के सवाल होते हैं, और अंडर इंश्योरेंस वाली पॉलिसी है। आपको एवरेज पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट दे दिया, आपसे कह दिया कि एवरेज क्लॉज अगर लगे तो लगा लो, अगर नहीं लगे तो मत लगाओ। जरूरी थोड़ी है हर जगह एवरेज क्लॉज लगेगा, लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, एकदम आराम से बैठ जाओ, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पॉलिसी अंडर इंश्योर्ड तो नहीं है, स्टॉक अंडर इंश्योर्ड नहीं है, अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। एवरेज क्लॉज क्यों एप्लीकेबल होता है, टू डिस्करेज द अंडर इंश्योरेंस, और हमने अंडर इंश्योरेंस करा ही नहीं तो एवरेज क्लॉज कहेगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लॉस ऑफ स्टॉक है वो कितने का है 779,300। अभी 779,300 जो हमारा वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक होने के साथ साथ हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम भी बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे में एक पॉइंट ऐसा लिखने का, एक नोट डालने का है, जो थोड़ा स्लीव जो ऊपर कर लेता हूं, नोट डालने का है और एक पॉइंट लिखने का है, ठीक है। नोट डालने का है और एक पॉइंट लिखने का है कि भैया अंडर इंश्योरेंस नहीं है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए जो लॉस ऑफ स्टॉक का वैल्यू आया वही हमारा क्या है, वही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ड है, ठीक है। आप पूछेंगे क्या ये सवाल अगर पूरी तरह सही बन गया तो क्या नंबर मिलेंगे पूरे 10 के 10, 8 के 8। देखो मैंने फिर से कहा ना, इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ इतना डिमांड करता है कि आप लॉजिकली सवाल को करेक्ट बना दो, बस आप लॉजिकल मिस्टेक कहीं ना करो बेटा, ठीक है। यहां नोट लिखना, नोट लिखो, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज greater than, since policy value is greater than since policy value is greater than policy value is greater than
stock on the date of fire, hence it is not underinsured. So average clause will not be applicable. Amount of claim will be equal to 779,300 779,300। ठीक है, चलो सम नंबर 14 हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सम नंबर 12 हमारा ICI मैट का भी सवाल है और मई 2011 IPCC में भी आया हुआ है। मई 2011 IPCC में भी आया हुआ है सवाल हमारा। ठीक है, देखो आपने जो पहले क्लास में पढ़ा था जितना भी एडजस्टमेंट वगैरह वो सारे एडजस्टमेंट लाइन से आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने का नहीं है एकदम। ठीक है, आ जाना। इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है? इसका सॉल्यूशन है पेज नंबर 25। पेज नंबर है 25। नोटबुक नंबर मेरा 02 है, आपका जो भी होगा। वो कह रहा है कि 30 मार्च 11 को फायर ऑकर हुआ इन द प्रीमिसेस ऑफ सूरज ब्रदर्स। द कंसर्न हैड, कब लगा आग? 30 मार्च 11 को आग लगी है। इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है 60,000 रुपए का, जो एवरेज क्लॉज इस पर एप्लीकेबल और सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू पीरियड 1 Jan to 30 March 11। ठीक है, 30 मार्च 11, 1 जनवरी से 30 मार्च 11 तक का डिटेल वो दे रखा है। चलो कोई ना, ठीक है। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 10। इसका मतलब है ये कौन सा है? ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस साल का ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी 30,000 रुपया। वेजेज इंक्लूडिंग वेजेज 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, एकदम सेम है। मतलब ये क्या है? रिपीटेटिव है, रिपीट हो रहा है, मतलब सेम एज प्रीवियस है, इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिला। ठीक है। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500 रुपये। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500 रुपये, ब्रैकेट में 2 लाख। देखो वो ऐसे पढ़ लो, जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में रहे ना तो उसको कैसे पढ़ने का, पहले उसको पूरा पढ़ने का, ब्रैकेट छोड़ के। सेल्स रुपीज़ 2,75,000। ठीक है। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ऐसा पढ़ लिया हम लोग। इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 49,500, मतलब सेल्स है 2,75,000 का, फिर ब्रैकेट पड़ा इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटेड टू 49,500। ठीक है, ये नई चीज़ सीखने को मिल रही है आपको। इसका हमने एडजस्टमेंट जो है ऑलरेडी ये हमने कर रखा है, ऑलरेडी एडजस्टमेंट हमने कर रखा है। ठीक है, कहाँ पर? स्पेशल वेरियस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो हमने किया है ना, उसके अंदर ये चीज़ एकदम ढंग से किया हुआ, एकदम ढंग से क्या मतलब एकदम ढंग से किया हुआ। ठीक है। फिर बोल रहा है एवरेज रेट ऑफ जीपी 20% ऑफ सेल्स है। चलो इन्होंने जीपी दे रखा है, तो एवरेज रेट ऑफ जीपी हमको समझ में आ गया क्या है। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज बोल रहा है 12,300 रुपये। 5 नंबर का सवाल है, छोटा सा देखो 5 नंबर, बोला कंप्यूट कर लो अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। एकदम सिंपल सा सवाल है, छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। आगे बढ़ो एकदम फटाफट। 5 नंबर का सवाल उस टाइम पर आया था, आपका कितना आएगा? आपके आएगा 8 मार्क्स है, इसमें कुछ और जोड़ेंगे, वो मिर्च मसाला डालेंगे। ठीक है,
चलो सम नंबर कितना है, 12 है। साथ साथ में करते रहो, देखो आपको एकदम मज़ा आ रहा होगा बढ़िया सा। आप बोलेंगे भैया बस तो ये तो एकदम बढ़िया है। देखो अकाउंट्स में मार्क्स आपके 60, 65, 70, 80, 85, 95, 100 तक आ सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपको पता है ना अकाउंट्स का पेपर में नंबर बहुत बहुत बारीक कम क्यों आता है पता है? एक तो अकाउंट्स का एग्जाम होता है पहला, दो पेपर है आपके, उधर भी पहला इधर भी पहला। अभी पहला एग्जाम दे करके पहला पेपर खराब करके हम लोग को अकल आ जाती है सीए वालों को, ठीक है? फिर हम लोग सही सही एग्जाम देते ठीक से, वो तो एग्जाम की बात हो गई। अब अगर बात हम ये करें कि प्रिपरेशन की, तो अकाउंट्स का एग्जाम है, एक तो लेंथी सिलेबस होता है, अपने धीरे धीरे करके प्रिपेयर करते हैं, फिर बाद में नहीं भी प्रिपेयर मतलब रिविजन ठीक से नहीं करते हैं, फिर जैसे तैसे चले जाते हैं। तो थोड़ा जब क्लास करते रहते हो प्रिपेयर होता रहता है, उसमें थोड़ा नॉलेज रहता है, फिर थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेशन वगैरह होता है। और इन सब के साथ क्या रहता है पता है आपको? आपको एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर अप टू टाइम टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर अटेम्प्ट करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तब जाकर के क्या पता 80 के प्लस मार्क्स आएंगे आपके। और ये सब कैसे होगा? ये सब एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन करने के साथ होगा, और आपको जो टीचर पढ़ा रहे होंगे उन टीचर की मेहनत उसके साथ लगी होगी, तब जाकर के ये होगा, ठीक है? मतलब आप दोनों की मेहनत साथ में होनी चाहिए। बोला सर हैं ऐसी बात है? यस ऐसी बात है। प्रॉब्लम नंबर कितना है? प्रॉब्लम नंबर है 12। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है क्या? पेज नंबर है 28 है, 28 28 28। पेज नंबर है 28, पेज नंबर है 28, ठीक है? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बनाना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चलो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, MTA, फटाफट एकदम बना लेते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्विकली, एकदम क्विकली। उसके बाद क्या बनता है हमारा? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। उसके बाद हमारा बनता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनता है उसके बाद। चलो एकदम क्विकली, जल्दी जल्दी सर, फटाफट करते हैं हम लोग। यस एकदम फटाफट करते हैं। क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किसके बुक में बन रहा है? सूरज ब्रदर्स। पार्टी का नाम लिख देना हमेशा। ये ब्रोज हो गया आपका, गाइज एंड ब्रोज लिखते हैं आप वैसा ही। तो ये हो गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो मैं पूरा नहीं लिखता हूँ समटाइम्स, आप इसको पूरा लिख लेंगे परीक्षा में। और डेबिट क्रेडिट दोनों कान पे जरूर चिपकाएंगे। कब से कब तक का बना रहा है? 1/1/12, ऐसा आप देख लो डेट होगा, 1/1/11 है ना? हाँ। 1/1/11, 1/1/11, 1/1/11 टू 30 मार्च 11 तक, 30/3/11, 30/3/11, ठीक है? चलो जल्दी से आ जाना। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ओपनिंग स्टॉक है 95600, यहाँ लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक 95600, 95600। उसके बाद लिखना परचेजेज 1,70,000 रुपया, टू परचेजेज 1,70,000। उसके बाद उसमें से मशीनरी इंक्लूडिंग है, तो वो हटाना हमको, तो तुरंत हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 30,000, 1,40,000 रुपया। वेजेज इंक्लूडिंग 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, 50,000।
वेजेज, 2 वेजेज, वेजेज का अमाउंट कितना है 50,000, वेजेज का अमाउंट है 50,000 माइनस 3,000 रुपया क्या है इंस्टॉलेशन है, वो जो इसमें इंक्लूडेड है वो नहीं लेना है, तो कितना हो गया 47,000 हो गया। उसके बाद सेल्स है, ये छोड़ो, ये पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्स तो लिख लो, 275,000 का लिख लो, बाई सेल्स 2,75,000, ये आप ऐसा लिख लो, वैल्यू लिख लो, ठीक है, वैल्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड, इसको डिस्कस करते हैं, वैल्यू लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है ये। अच्छा चलो, अभी इसके डिस्कस करने का टाइम आ गया। एवरेज रेट ऑफ जीपी बोला 20% ऑन सेल्स है, और सैलवेज स्टॉक है 12,300, तो इसकी बात अभी नहीं करते दोनों की, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको एकदम, इसको पहले बोल रहा है कि सेल्स जो है ना 2,75,000 का, चलो ठीक है 2,75,000 का सेल्स है। मैं एक बार वर्किंग नोट में आता हूँ, यहाँ पर लिख दो वर्किंग नोट, ऐसा करके तो अभी लिख लेना, नीचे आ जाओ, पहले वर्किंग नोट में एक बार आ जाओ। वन, देखो सेल्स की वैल्यू वो कितनी बता रहा है, सेल्स सेल्स बोल रहा है वो 2,75,000 का सेल्स है, बढ़िया बात है सर, 2,75,000 का सेल्स हो तो बहुत बढ़िया बात है। उस सेल्स में बोल रहा है अप्रूवल वाला सेल्स जो है ना, अप्रूवल सेल्स वो कितना है, वो है 49,500 का शायद, हाँ 49,500, 49,500 का अप्रूवल वाला सेल्स है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है नॉर्मल सेल्स जो है हमारा, वो है, वो बच रहा है कितना, वो बच रहा है, अरे माइनस करो कितना आ रहा है इसमें, 2,75 माइनस 49,500, 2,25,500, 2,25,500। उसके बाद 2,25,500, उसके बाद देखो ये हमारा नॉर्मल सेल बच रहा, इसमें वो क्या बोला, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नो अप्रूवल हैड बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। आप याद करो स्पेशल एडजस्टमेंट वाला जो हमारा जो सेक्शन था ना, नोट नंबर, उसके एंड वाले में मैंने ये डिस्कस किया, और बहुत बारीकी से डिस्कस किया मैंने इसको, कि कहां से क्या माइनस करना है, कहां पे क्या प्लस करना है, बहुत बारीकी से डिस्कस किया है। बोल रहा है कि टोटल जो सेल्स था ना 2,75 का, उसमें 49,500 का सेल जो था ना, वो हमारा क्या था, वो हमारा अप्रूवल बेसिस का सेल्स था। उस 49,500 के सेल्स में ना 2/3 जो सेल्स था हमारा, वो 2/3 सेल्स का अप्रूवल हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। अभी अप्रूवल सेल्स का क्या कहानी देखो, अप्रूवल सेल्स में क्या होता है, अप्रूवल सेल्स में होता है कि अगर अगर हमने जो सेल किया है उसको हम इस बेसिस पर कस्टमर के यहां भेजते हैं कि अगर अगर तुम, एक हम डेट देते हैं, फिक्स्ड पीरियड देते हैं, इस फिक्स्ड पीरियड में तुम बता दोगे कि गुड्स खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, तो ठीक है, नहीं तो हम इसको सेल्स मान लेंगे, बस पहले बात ये। दूसरी बात ये, अप्रूवल सेल्स में जब अगर वो हम उसके यहाँ गुड्स भेज देते हैं, अगर वो अप्रूवल दिया तो सेल्स मानना है, अप्रूवल नहीं दिया तो सेल्स नहीं मानना। मतलब कस्टमर अगर अप्रूवल दे दिया कि हाँ गुड्स हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब आपको सेल्स नहीं मानना, तो आपको चुपचाप रहना, शांति से कोई काम नहीं करना, नो ट्रीटमेंट, कहीं पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर वो अप्रूवल नहीं देता है, इसका मतलब है कि सेल्स वो नहीं है, इसका मतलब वो सेल्स नहीं है, नो सेल्स, नो सेल्स, वो सेल्स नहीं है। तो उसके यहाँ जो स्टॉक पड़ा हुआ है आपका, मतलब आप अप्रूवल में गुड्स भेज दिए उसके यहाँ, अब भेज दिए हैं तो वो अप्रूवल वहां से देगा आपको कि भाई जो गुड्स पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, उसको हम परचेज कर रहे हैं, जाइए आप। अप्रूवल दे दिया तो वेल एंड गुड, इसका मतलब सेल्स मान लेगा। उसने अप्रूवल नहीं दिया आपको,
तो आप क्या करेंगे? अगर अप्रूवल नहीं दिया आपको तो आप क्या करेंगे? अप्रूवल नहीं दिया तो आप उसको सेल्स नहीं मानेंगे, और उसका जो स्टॉक पड़ा हुआ उस स्टॉक का क्या होगा? आप उस स्टॉक को अपने यहाँ का स्टॉक मानेंगे और उसको नाम देंगे स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर। स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, ये सारा डिस्कशन वहां पर हो चुका है उस वाले एडजस्टमेंट में। देखो, अगर सेल्स नहीं मानेंगे तो सेल्स में से हटाना पड़ेगा, और स्टॉक लाइन विद कस्टमर मानना है तो अलग से कॉस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, इसमें से बोला है कि टू थर्ड का नो अप्रूवल, टू थर्ड का नो अप्रूवल, इसका मतलब वन थर्ड का अप्रूवल। समझो, वन थर्ड का क्या हो गया? अप्रूवल है। टू थर्ड का अगर नो अप्रूवल है तो वन थर्ड का क्या? अप्रूवल है। और टू थर्ड वाले का वैल्यू कितना होगा? 49,500 इंटू 2/3 कितना आ रहा है? जरा देखना तो एक बार। 49,500 इंटू 2/3, 33,000 रुपये, तो रुपीज़ 33,000। देखो, ये सेल्स वैल्यू है, ठीक है, ये सेल्स वैल्यू है, इसका अप्रूवल हमको नहीं मिला है, और जिसका अप्रूवल मिल गया है वो सेल्स हो गया। इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे नो सेल्स, ये हमारा सेल्स नहीं है। ठीक है, अप्रूवल हो गया तो क्या मानेंगे? सेल्स। इसका मतलब टोटल सेल्स कितना हो गया? टोटल सेल्स हो गया 49,500 इंटू 1/3, ये कितना आ रहा है? 49,500 डिवाइड बाई 3, 16,500। तो जो सेल्स होगा टोटल कितना होगा? इसको और इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है? प्लस 2 25,500, 242, मतलब फाइनल जो सेल्स का फिगर है ना वो 2,42,000 हमको दिखना चाहिए, ऐसा। ठीक है, ओके। अब देखो इसे क्या करना है। अगर ये सेल्स नहीं है तो क्या होगा? डिडक्ट सेल्स वैल्यू, वैल्यू फ्रॉम सेल्स, यानी 33,000 रुपया जो है ना, हमें क्या करना है? सेल से घटाना है। और स्टॉक एट कॉस्ट लाइंग विथ कस्टमर कितना है? लाइंग विथ कस्टमर कितना है? स्टॉक एट कॉस्ट लाइंग विथ कस्टमर 33,000 रुपया वैल्यू सेल्स है उसका, मतलब सेल वैल्यू है ऑफ दैट गुड्स जिसका अप्रूवल रिसीव नहीं किए। यहाँ आप देख लो रेट कितना जीपी का, 20% ऑन सेल्स है, तो जीपी का रेट 20% ऑन सेल्स है, इसका मतलब ये भी सेलिंग प्राइस ही है। ठीक है, तो इसके 20% लिख लो, कितना आ रहा है ये? 33,000 इंटू 20%, 6600 रुपये। तो कॉस्ट कितना हो गया? 33,000 माइनस 6600 इक्वल टू 26,400, 26,400 हो गया कॉस्ट, ऐसा। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना एडजस्टमेंट आप लिख लो। ठीक है, मैंने जो लिखा है तो आप, मैंने समझा दिया प्रॉपरली। अब परीक्षा में क्या लिखना पड़ेगा? तो परीक्षा में देखो आपको कुछ इस तरह लिखना है। एग्जाम अगर देंगे आप इसको, तो एक तो कुछ मैंने समझाया है। एग्जाम अगर देंगे तो आप क्या लिखेंगे? अब एग्जाम देंगे तो एग्जाम वाला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाला ना जो अलग से थोड़ा लिख देता हूँ मैं। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा समझाना पड़ता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है। देखो, सेल्स ऑन विच अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, वो कितना है? 49,500 इंटू 2/3, वो कितना आ रहा है? ₹33,000। उसके बाद दूसरा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन विच अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, वो कितना आ रहा है? वो आएगा 33,000 माइनस 33,000 का 20%,
26,400 रुपये। बस आपको ना परीक्षा बस यही 2 लाइन लिखना है, बस हो गया। उतना ज्ञान नहीं लिखना आपको। अब वो ज्ञान क्या काम आएगा पता है आपको? आप फिगर सब जगह टैली करा लोगे, क्या क्या फिगर कैसे कैसे आ रहा है। तो सेल से कितना माइनस करना होगा आप बताओ मेरे को। चलो सेल से माइनस करना होगा सिर्फ हमें 33,000 रुपये लेस। अप्रूवल नॉट येट रिसीव्ड, अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, ऐसा अप्रूवल नॉट रिसीव्ड 3,3,000 33,000 रुपया। अब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 275 माइनस 3,3,000 000 2,42,000। अब आप जाके मिला लो वहाँ से। 2,42,000 जो है हमारा, वो दिख रहा है ना टोटल सेल। जो आप नीचे मिलाओगे देखो नीचे लिखा हुआ वो, मैं नीचे जा नहीं रहा कि सवाल जल्दी करना मेरे को। अभी क्या करना होगा? अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना होगा, बाई स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, बाई स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, बाई स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर। स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर कितना निकाला हमने? स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर था वो हमने कितना निकाला? वो हमने निकाला है 26,400 रुपये। ठीक है, स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर निकाला है 26,400 रुपये। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे आप? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 242,000 पर 20% अप्लाई करेंगे। 242,000 पर 20% अप्लाई करेंगे और ये कितना आएगा? 48,400, 48,400 आएगा। 20% है ना रेट? हाँ 20% है तो 48,400 आएगा। चलो अब आप वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल लो कितना आ रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल दो कितना आ रहा है। वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल लो कितना आ रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक आएगा, फटाफट कर लो, 95। अरे इतना फ़ोन आ रहा, पता नहीं क्या, फ़ोन साइलेंट करना भूल गए। 95600 प्लस 1,40,000 प्लस 47,000 प्लस 48,400 माइनस 2,42,000 माइनस 26,000, 62600, 62600 हमारा आ रहा है स्टॉक का वैल्यू बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 62600 बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब आप निकाल लो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना हो, मतलब वैल्यू ऑफ क्लेम कितना होगा। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और ये सैल्वेज वैल्यू है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाई फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर हो रहा है हमारा 6 कितना था? 62,600 लेस सैल्वेज 12,300 रुपये,
लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ स्टॉक कितना हो रहा है, माइनस कर लो, -12,300, 50,300 रुपया। और यही हमारा क्या हो गया, क्लेम भी हो गया, क्योंकि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। यही हमारा क्लेम भी हो गया और एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है इस पर। ठीक है, चलो, तो हमारा ये सवाल हो गया। 12 नंबर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सम नंबर 7, सवाल नंबर 7 है। ठीक है, चलो, सवाल नंबर 7 एक बार फटाफट रीड कर लो, जल्दी से एकदम क्विकली रीड कर लो। सम नंबर 7, सम नंबर 7 एकदम क्विकली रीड कर लो। मैं थोड़ा बैठ, चलो, तुम लोगों ने ये कर लिया क्या, देख लिया सवाल? देखो, ये बहुत बार आया हुआ है। एमटीपी के मार्च 18 में है, आईसीए मैट में है, ओल्ड वाले एग्जाम में आया हुआ है 2008 में। तो इट्स अ गुड सम, ठीक है।
अच्छा एक बात और है, वो पिछले वाला जो सवाल था अपना, उसमें क्या एवरेज क्लॉज लगाएंगे क्या? जो ओल्ड सवाल था अभी जो हमने किया है, उसमें क्या एवरेज क्लॉज लगाएंगे क्या? एक बार जरा चेक करके बताओ ना। देखो प्रॉब्लम में तो कहीं नहीं बोला, कहीं बोला है क्या एवरेज क्लॉज लगाने के लिए 7 नंबर 12 में जाओ? अगर मान लो नहीं बोला है तो क्या एवरेज क्लॉज लगाएंगे क्या? अच्छा हाँ, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज ये तो बोल रखा है, ओ मिस कर दिया हमने। क्या इसमें एवरेज क्लॉज लगेगा क्या? पहले चेक कर लो। हमारा स्टॉक कितना, 62600 का, और हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा है, 60,000 का। तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज तो लगेगा अंडर इंश्योरेंस है, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन ऐसे लिख दो, ये हम लोग लिखा नहीं है, भूल गए थे हम, ये लिख दो, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक on the date of fire, hence average clause will be applicable, clause will be applicable। ये हमेशा लिख देना, ठीक है। थोड़ा सोफिस्टिकेशन बनता है लिखने के टाइम पर, एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेबल, ठीक है। तो एवरेज क्लॉज के हिसाब से अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा? अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक। अब कभी जब जैसे रात में रिकॉर्डिंग होती है ना, ये तो वो रात की रिकॉर्डिंग है, लॉस ऑफ स्टॉक ऊपर में क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फायर आपको बोलने का फ्लावर नहीं, फायर है मैं, फायर ऐसा। चलो फटाफट जल्दी बताओ मेरे को, लॉस ऑफ स्टॉक कितने का, 50,300, पॉलिसी वैल्यू कितने का, 60,000, और हमारा अमाउंट ऑफ वो कितना आया था, 62,600 ना, 62,600। तो हमारा क्लेम कितना आएगा, क्लेम 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 कितना आएगा, ये जल्दी से निकाल लो। 50,300, 50,300 डिवाइडेड बाई 62,600 इंटू 60,000, 48211 रुपीज़, 48211, 48,211, ठीक है, 48,211 रुपया। चलो ये छोटा सा चीज़ तो छूट गया था, ध्यान नहीं आया, आ जाओ। अब उस सवाल में चलते हैं जल्दी से, क्विकली एकदम, सब बिना समय गंवाए उस सवाल में चलते हैं। सब नंबर 7, सवाल नंबर 7, समझ लो आपने लॉस ऑफ स्टॉक में पुअर सेलिंग लाइन गुड्स का सवाल नहीं करा, लेकिन मैंने सारा सवाल आपको करा दिया अभी, ठीक है। मैंने सारा सवाल आपको करा दिया, बस ये एक बार एक ऐसा आखिरी सवाल करा रहा हूँ आज के लिए, ठीक है। देखना जरा, बोला ऑन 2/6/2, ऑन 2/6/2 देयर ऑकर्ड अ फायर इन द वेयर हाउस ऑफ मिस्टर जैक। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, पढ़ा है आपने बचपन में, वही जैक है ये। उसका टोटल स्टॉक जो था डिस्ट्रॉयड बाई फायर, मतलब टोटल स्टॉक उड़ गया, अरे कुछ बचा नहीं, सब चला गया, कुछ नहीं बचा, मतलब टोटल स्टॉक उड़ गया। एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा क्या? ये पार्शियल लॉस का सवाल है या टोटल लॉस का, जल्दी बताओ ना। टोटल लॉस का सवाल है, टोटल लॉस के सवाल में क्लेम कितना मिलने का है, क्लेम कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। पार्शियल लॉस, टोटल लॉस के सवाल में क्लेम कितना मिलता है, मैक्सिमम क्लेम मिलता है पॉलिसी वैल्यू तक। ऊपर में क्या रखा है, फिल्टर। बोला ऐसा उछल के जाएंगे ना आप, मैक्सिमम कहां तक उछलेंगे, पॉलिसी वैल्यू तक उछलो। क्लेम ऐसे, तो ये क्लेम है, क्लेम है, ये उछल रहा है, कहां तक जाओगे, पॉलिसी वैल्यू, कहां तक जाओगे, पॉलिसी वैल्यू, कहां तक जाओगे, पॉलिसी वैल्यू। टोटल लॉस के सवाल में कहां तक जाओगे, पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू के बाद कुछ मिलेगा नहीं। अब पॉलिसी वैल्यू इसमें दिया रहे नहीं दिया रहे, क्या है नहीं है, मेरे को नहीं पता, अभी सवाल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, मैक्सिमम मिलेगा कहां तक, पॉलिसी वैल्यू। ये कौन है, पॉलिसी वैल्यू। ये कौन है, क्लेम। ऐसा उछल के जा रहा है, बोला मैं ऊपर जाऊंगा ना, पॉलिसी वैल्यू वही रोक रहा, बोला यहाँ इसके ऊपर नहीं जा सकता तू, ये पॉलिसी वैल्यू, यहां तक क्लेम मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। However, the following information could be obtained from the records saved। आग कब लगी है, 2/6/2 को आग लगी है, ठीक है।
स्टॉक एट अ कॉस्ट ऑन 141 141 540 बता रहा है। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन स्टॉक एट 90% ऑफ द कॉस्ट ऑन 31/3/2। 31/3/2 कहने का मतलब कि शायद ये क्लोजिंग स्टॉक बता रहा होगा प्रीवियस ईयर का। परचेज बता रहा है 31/3/2 को 2580। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो ईयर है वो कौन सा फॉलो हो रहा है, अप्रैल मार्च वाला। तो ये प्रीवियस ईयर का फिगर है, ये भी प्रीवियस ईयर का फिगर है। परचेज फ्रॉम 142 से 262 मतलब आग लगने तक, एक करंट ईयर का फिगर है, ये भी करंट ईयर का फिगर है, ये भी प्रीवियस ईयर का फिगर है और ये भी प्रीवियस ईयर का फिगर है। ठीक है, इतना सारा प्रीवियस ईयर का फिगर दिया मतलब क्यों दिया, बोलो ना, जीपी निकालने के लिए दिया। प्रीवियस ईयर का फिगर देता है तो किस लिए देता है, जीपी निकालने के लिए देता है। ठीक है, सेल्स अप टू 262 इंक्लूड्स 3 लाख। बोल रहा है कि 262 तक का सेल्स इंक्लूड करता है 3 लाख रुपए का सेल्स, बीइंग अप बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच्ड टू द कस्टमर। बड़ी बात कह दी उसने, बड़ी बात कह दी। ये एडजस्टमेंट में मैंने कराया बेटा, मैंने एडजस्टमेंट में इसका सब कुछ करा रखा है। वो करा रखा है, क्या करा रखा है मैंने, बोला 262 को इंक्लूड करता है, सेल्स वैल्यू में इंक्लूड है 3 लाख का स्टॉक जो डिस्पैच नहीं हुआ है। सेल्स में इंक्लूड है, डिस्पैच नहीं हुआ। अभी डिस्पैच नहीं हुआ तो सामान कहां पड़ा है, गोडाउन में पड़ा हुआ। और अगर सामान गोडाउन में पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है, सामान अगर आग लगी होगी तो सामान जल गया होगा। अब आप बात समझ रहे हैं। तो अगर हमने सेल्स कर दिया है, वो सामने वाला व्यक्ति हमसे डैमेज क्लेम करेगा तो हम भी डैमेज क्लेम किससे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से। एकदम फटाफट, है इंश्योरेंस कंपनी डैमेज क्लेम करना है हमको, तो डैमेज क्लेम करना है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि जब भी तुमको डैमेज क्लेम करना हो तो तुम बताओ कि तुम्हारा कितना स्टॉक जला है फायर से। समझ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि सेल्स में इंक्लूडेड है वो वैल्यू, जबकि वो सेल्स है ही नहीं। समझो, सेल्स है लेकिन सेल्स में इंक्लूडेड है, सेल्स है सेल्स में इंक्लूडेड लेकिन डिस्पैच नहीं हुआ सामान। तो अगर हम उसको उस वैल्यू को सेल्स में छोड़ देंगे तो स्टॉक में वो काउंट नहीं होगा। समझो, क्योंकि सेल्स का मतलब क्या, सामान गया लेकिन सामान तो यही पड़ा हुआ, तो सेल्स में से माइनस करो, तब पता चला गोडाउन में तो सामान पड़ा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। अरे गोडाउन में सामान तो दिख रहा लेकिन पेपर में सामान नहीं दिख रहा। समझो, पेपर में बोल रहे सामान तो चला गया, नहीं, आप सेल्स को उस जितने का स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ उसको सेल से हटाओ। अब जैसे ही हटाओगे ना आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये तो स्टॉक गोडाउन में पड़ा है। आप बस एक बात याद रखो कि जितने का स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा स्टॉक हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा मतलब समस्या है, आपने कहीं गलती कर रखा है। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा कुर्सी से उतर जाता हूँ, फिर ऐसा अभी आखिरी सवाल है तो कुर्सी से उतर जा रहा हूँ, तो बहुत देर बैठे बैठे हो गया, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो आ जाओ अभी। फिर बोल रहा है ये पहला जो ये जो सेंटेंस है ना, ये पहला सेंटेंस, पहला फुल स्टॉप तक आपको मतलब समझ में आया, एकदम बिंदास मतलब समझ में आना चाहिए। बोला परचेज अप टू 262 इंक्लूड्स मशीनरी एक्वायर्ड फॉर 60,000, however it does not include goods worth rupees 1,20,000 received from supplier as invoice not received up to the date of fire। अभी मशीनरी इंक्लूड कर रखा था, आपको पता है ना, बेकार का इंक्लूड कर रखा, बेवकूफ़ी है, हटाने का उसको एकदम सिंपल है, बस उसको हटाने का है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस बोला ये वाला, एकदम ये वाला, ये तो 1,20,000 देख रहा है, 1,20,000 वाला सेंटेंस आपको ऐसा मेरे बगल में, तो इसमें कह रहा है कि इट डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर एज इनवॉइस नॉट रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ फायर। बोल रहा है कि इसमें वो इंक्लूड नहीं हुआ है गुड्स, जो गुड्स आ गया है, जो गुड्स आ गया है लेकिन इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ है। मतलब गुड्स चला गाड़ी से, चल रहा है, गुड्स ऐसे आया, कहाँ, गुड्स आया गोडाउन में गुड्स की एंट्री हो गई, गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है, आग लगी, गोडाउन में गुड्स स्वाहा हो गया, लेकिन वो गुड्स अवेलेबल नहीं है। कहां पर अवेलेबल नहीं है वो गुड्स, अवेलेबल नहीं है अकाउंट्स में, अवेलेबल नहीं दिख रहा वो गुड्स। क्यों, क्योंकि इनवॉइस अभी तक आया नहीं था, अकाउंटेंट एंट्री नहीं किया।
अब मेरे को एक चीज समझाओ, जो गुड्स वहां पर जल गया है उसकी वैल्यू अगर परचेज में नहीं लिखेंगे, तो परचेज में नहीं लिखेंगे तो स्टॉक जो बचता है वो परचेज में से तो बचता है वैल्यू में, तो स्टॉक की वैल्यू क्या रहेगी, रॉन्ग निकल जाएगी, और हमको रॉन्ग निकालना नहीं है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमको सही निकालना है। आप समझे कि नहीं समझे? यस। दीज गुड्स हैव रिमेन्ड इन द गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर। बोला फायर आग लगने तक, ऐसा आग लगने तक, ऐसा बोलने का, आग लगने तक ऐसा गुड्स क्या है अभी तक गोडाउन में अवेलेबल है। द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर 480 एंड इट इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अभी इधर नहीं भूलने का, मेरे साथ साथ चलने का। एवरेज क्लॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज है। चलो बताओ मेरे को फटाफट एक तो बताओ कि अभी क्या करना है। सर कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा क्लेम निकालने का, एक बनाना एमटीए, एक बनाना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, फिर अप्लाई करना एवरेज क्लॉज, और कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा स्टेप है, एकदम सिंपल सा स्टेप है। चलो अभी कितना पेज नंबर है? 27। इधर पेज नंबर मेरा 27 है। मैं तो लिख रहा हूँ, तुम भी अपने स्टडी मैट का पेज नंबर वगैरह लिख लो भाई, ठीक है? बहुत ज़रूरी होता है, 5 मिनट लगे सवाल को बनने में। यहाँ लिखो प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर, उधर का पेज नंबर कितना है? उधर का पेज नंबर 25 है। तो इसका स्टार्टिंग का पेज नंबर कितना है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 21 पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही खेल रहे हैं ना, पेज नंबर 21 है, और यहाँ पर लिखना है पेज नंबर 27। देखो मैं, मेरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपकी हैबिट बनी रहे। आप समझो, आपकी हैबिट नहीं बनेगी ना, फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। और एक एमटीए खींचो जल्दी से एकदम। ये जैक वाला सवाल है, जैक। एमटीए कब से कब तक हो रहा है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक आ रहा है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है, कब से कब तक आ रहा है? 1/4/2 से 2/6/2 तक का। तो वैसा लिख लो ना, जैसा इन्होंने लिख रखा है वैसा आप भी लिख लो, इतना माथापच्ची नहीं, ठीक है? एमटीए 1/4, 1/4 ऐसा लिखा हुआ है, 2 से। आप पूछेंगे भैया का परीक्षा में भी ऐसे लिखना है? यस, जैसा जो दे रखेगा वैसे लिखने का, 2/6/2 बस। देखो परीक्षा में जो दे रखा वो लिखने का कुछ सोचना ही नहीं है आपको, जो है सब सही है। ईश्वर ने सब कुछ सही करा, और सब कुछ सही होगा क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नीचे बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नीचे बनेगा। क्विकली आ जाना, 2 मिनट लगेगा बस सवाल को बनाने में। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कहने का मतलब क्या? करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। और देखो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बोला 90% ऑफ द कॉस्ट है। आपको क्या करना है? कॉस्ट पे लेकर आना है, मतलब 100% पे लेकर आना आपको, और 100% पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कितने के बराबर है? 90% के बराबर है, तो इसको 100% पे लेकर। बचपन में मैंने सिखा रखे हैं बच्चों को ये सारी चीज़ें। 648,000 डिवाइड बाई 90% कितना हो रहा है? 6,48,000 डिवाइड बाई 90%, 7,20,000, 7,20,000। उसके बाद देखो ये हमारा काम हो गया पहला, इस करंट ईयर का फिगर हमने डाल लिया, और करंट ईयर का फिगर डालते हैं, रुको। चलो तो 9 लाख रुपया है परचेज हमारा, 9 लाख रुपया परचेज यहाँ पर।
एक सेकंड रुक जाना बच्चों। 9 लाख का परचेज है, परचेज उठा लो 9 लाख रुपए। और परचेज में घनी एडजस्टमेंट है। टू परचेज भैया, परचेज 9 लाख रुपए का है। यस, परचेज 9 लाख रुपए का है। अभी क्या करना है बच्चों, बताओ तो मेरे को जल्दी से। अब हम ना परचेज वाले सारे एडजस्टमेंट करेंगे। देखो वो कह रहा है कि परचेज अप टू 262 इंक्लूड्स मशीनरी वर्थ ₹60,000। ये इंक्लूडेड होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। आपका ऐसा क्या बोलता मन, ये इंक्लूड होना चाहिए क्या? नहीं भैया, ये इंक्लूड नहीं होगा, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस करते हैं। लेस मशीनरी कितना रुपया है? भूल गया, चलो कितना रुपया? 60,000, 60,000, 60,000 रुपया। ठीक है। अब एक चीज ऐड करना है उसे, बताओ क्या? जो हमने परचेज करा है 1,20,000 रुपए का सामान, हमको वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब बिल नहीं आया। बिल नहीं आया तो अकाउंट्स में एंट्री नहीं हुई। आप समझो, बिल नहीं आया तो अकाउंट्स में एंट्री नहीं हुई, लेकिन वो स्टॉक गोडाउन में अवेलेबल है। अभी वो स्टॉक गोडाउन में अवेलेबल है, इसका मतलब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में वो काउंट होगा, क्योंकि वो स्टॉक जल गया होगा। और गोडाउन में तो दिख रहा है, गोडाउन में तो दिख रहा है, लेकिन परचेज के वैल्यू में नहीं है। तो परचेज के वैल्यू में हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम परचेज की वैल्यू में नहीं लिखेंगे तो डेबिट साइड बढ़ेगा नहीं, तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, बेटा वो तो गलत आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर, गलत आ जाना है वो। यस सर, वो गलत आ जाना है। चलो ऐड। अभी जिसको समझ में नहीं आएगा प्लीज मेरे को मैसेज करो। मैं रात में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक सारे मैसेजेस को देखता हूं। ठीक है, 24-48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई चला जाएगा। मैं एकदम फ्री हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलो 1,20,000 जोड़ लो इसमें। गुड्स परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड कितना रुपया? 1,20,000। गुड्स परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड 1,20,000। गुड्स परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड 1,20,000। और कुछ है परचेज को लेके? सर और कुछ नहीं है परचेज को लेकर के। तो हम लोग परचेज का फिगर को फाइनल कर देंगे क्या? यस, फाइनल कर दो ना परचेज के फिगर को। 9 लाख रुपया प्लस 1,20,000 रुपया माइनस 60,000 रुपया, कितना? 9,60,000, 9,60,000। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? सेल्स है 19-20। हमें सेल्स लिखना होगा 19,20,000। यहाँ लिखेंगे सेल्स 19,20,000, 19,20,000। अभी देखो सेल्स के बारे में क्या बोला। 3 लाख रुपए का इनवॉइस प्राइस का सेल्स जो है, इनवॉइस प्राइस है मतलब सेल्स फिगर है ये। ठीक है, जबकि वो डिस्पैच नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स से उसको माइनस करना चाहिए। ऑब्वियसली सेल्स से माइनस करना चाहिए। मैं क्यों सेल्स से माइनस कर रहा हूं, आप लॉजिक समझो। ये वेयरहाउस है, ये वेयरहाउस है। वेयरहाउस में स्टॉक दिख रहा है आपको, लेकिन सेल्स में भी इंक्लूडेड है वो स्टॉक। अगर सेल्स में वो इंक्लूडेड है, इसका मतलब हम यही समझेंगे ना कि गुड्स जो है हमारे गोडाउन से चला गया, लेकिन वो गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। अगर गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसका मतलब हमारे लिए वो सेल्स नहीं मानेंगे हम। अच्छा, क्यों नहीं मान रहे सेल्स, बताओ ना। हम सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं मान रहे सेल्स, वैसे तो वो सेल्स है और वो सेल्स रहेगा। उसको सेल्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बताओ ना क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं उसको मान रहा हूं, पता है? क्योंकि अगर मैं उसको यहां पर 3 लाख रुपया माइनस कर देता हूं, तो ये फिगर बाहर में 16,20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ करके आप 16,20,000 घटाएंगे ना, तो स्टॉक का वैल्यू कुछ और आएगा। और फिर अगर मान लो इसको जोड़ करके आप सिर्फ 19,20,000 घटाएंगे, तो इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा। अब देखो जरा, ज्यादा जोड़ करके कम घटाया, मैं आपको दिखा देता हूं क्यों माइनस कर रहा हूं, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। हमको ये निकालना है कि जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा उसको बुक्स के हिसाब से निकालें। अब गोडाउन में जाकर के, तो देखो इंश्योरेंस कंपनी आएगी तो आपके गोडाउन में झांकने तो नहीं जाएगी ना, वो बोलेगी पेपर समझ, झांकने जाएगी, सर्वे होगा, सब कुछ होगा।
लेकिन वो बोले कि पेपर में स्टॉक कटे भाई जी, पेपर में स्टॉक दिखाना पड़ती, तो पेपर में हमें स्टॉक दिखाना पड़ेगा 7,20,000 प्लस 9,60,000 माइनस 19,20,000। मैं अगर मान लो मैं जीपी या कुछ ले लूँ, अगर या कुछ जीपी हो जाए, अच्छा जीपी अभी निकाला नहीं मैंने, जीपी कुछ ले लूँ, ठीक है, तो ये सब जोड़ करके, अगर जीपी ले लूँ तो ये सब जोड़ करके, ये सब जोड़ करके अगर 19,20,000 सिर्फ घटाऊंगा तो वैल्यू कुछ अलग आएगा। तो कम आएगा कि ज्यादा आएगा बताओ? कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा। स्टॉक का वैल्यू उस वक्त कम आएगा, लेकिन अगर सब जोड़ करके 16,20,000 घटाऊंगा तो स्टॉक का वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और ये कम क्यों आ रहा है? कम इसलिए आ रहा है कि 3 लाख को भी हमने क्या मान लिया? सेल्स मान लिया। अरे सेल्स है, उसको सेल्स मानेंगे, उसको सेल्स क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन हम सेल्स सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर बुक्स के हिसाब से उस दिन का स्टॉक निकालना है, और उस दिन का स्टॉक निकालना है मतलब उस दिन का फिजिकली स्टॉक कितना पड़ा हुआ था गोडाउन में वो निकालना है। और वो निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा हमको? उसको सेल्स नहीं मानना है। उसको सेल्स अगर हम मान लेंगे तो स्टॉक निकलेगा नहीं, स्टॉक का वैल्यू उस दिन का। तो इसलिए हम यहां से माइनस करके उसको स्टॉक को सेल्स नहीं मान रहे हैं। और जब सेल्स नहीं मानेंगे तो सेल्स क्या हो जाएगा? सेल्स का वैल्यू कम हो जाएगा, और जैसे ही सेल्स का वैल्यू कम हो जाएगा मैथमेटिकली ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या है? स्टॉक में वो इंक्लूडेड है 3 लाख रुपया, वो निकल जाएगा। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ये मेरे को बताओ। हाँ अब समझ आएगा आपको, समझ आएगा। समझ नहीं आएगा तो मेरे को बताने का, ठीक है? समझ आएगा, चिंता ना करो। समझ आएगा। चलो इसको एक बार मिटा लेते हैं पहले। देखो आपको बनना है प्रोफेशनल, आपको बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको लॉजिक वॉजिक, ठीक है, सब कुछ समझना होगा कि क्यों ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ लिखेंगे ये, अच्छा ये क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच, बस। बाई स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना निकलेगा फिर बता दो आप। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए यहाँ जीपी लिखना पड़ेगा हमको, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकाला नहीं अभी। क्यों नहीं निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि हमको रेट नहीं दे रखा है जीपी का, ठीक है। चलो हमने ये लाइन कर ली, ये लाइन कर ली, ये सब लाइन कर ली। अब जीपी के रेट के लिए काम कर लेते हैं, जीपी का रेट निकाल लेते हैं। चलो फटाफट अब एक बार जीपी का रेट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ जीपी, फटाफट बना लो। एक ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का, ट्रेडिंग अकाउंट उस साल का नाम क्या है? 31/3/2, 31/3/2। यहाँ लिखना टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है हमारा? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 5,40,000 रुपया। यहाँ लिख दो 5,40,000। उसके बाद स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट ऑन 31/3, अच्छा 6,48 है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। 648 डिवाइड बाई 90%, ये आ रहा था 7,20,000 रुपया। ये 7,20,000 रुपया यहाँ लिख दो। परचेज है 2580, परचेज लिख दो 25,80,000 रुपया। एक डेढ़ नंबर तो देगा जीपी निकालने के लिए। सेल्स है 36 लाख का, सेल्स लिख दो 36 लाख। आप डायरेक्टली निकाल दो जीपी, जीपी निकालेंगे तो कितना आएगा? 36 लाख प्लस 7,20,000 माइनस 5,40,000 माइनस 25,80,000, 12 लाख रुपया। 2 जीपी आ रहा है, 2 जीपी 12 लाख। जीपी का रेट आ गया
12 लाख डिवाइड बाई 36 लाख इंटू 100, 1/3 आ रहा होगा आपके हिसाब से, 33.33% इक्वल टू 1/3 ऑन सेल्स है ये, क्योंकि सेल्स पर निकला इसलिए 1/3 ऑन सेल्स है। अब यहाँ पर जीपी का रेट अप्लाई कर दो जल्दी से क्विकली। 16,20,000 रुपये का सेल्स माना हमने, उस पर जीपी का रेट अप्लाई कर देंगे 1/3, तो जीपी आएगा 16,20,000 डिवाइड बाई 3, 5,40,000 का जीपी आ गया। अब माइनस कर लो फटाफट एकदम, निकाल दो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना आएगा, 7,20,000 प्लस 9,60,000 प्लस 5,40,000 माइनस 16,20,000, कितना आ रहा, 6 लाख रुपए का स्टॉक आ गया। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हो गया 6 लाख रुपया, बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 6 लाख रुपये, ठीक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, अरे यार इसको मिटा दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। अब आ जाओ अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लो फटाफट क्विकली। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 6 लाख रुपया लेस सैल्वेज, सैल्वेज स्टॉक कितना है, सैल्वेज 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 पूछेगा, इधर नहीं दिया वो, ऊपर देखो नहीं है क्या सैल्वेज स्टॉक, कुछ नहीं है, नहीं है सैल्वेज स्टॉक, ज़ीरो है, नील। लॉस ऑफ स्टॉक 480, सॉरी 6 लाख, ठीक है। अब यहाँ एक आपको लिखना होगा नोट, तो क्लेम कितना है, क्लेम लिखने के लिए आपको लिखना होगा, यहाँ लिखो सिंस कितना फ़ोन करता है, सिंस इट इज अ केस ऑफ टोटल लॉस। अब वो सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज बोला है कि नहीं बोला वो देख लो एक बार, बोला है क्या सब्जेक्ट टू, यस बोला है सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। आप लोगों को एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा क्या, टोटल लॉस होगा तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल करना है क्या, टोटल लॉस होगा तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली दिखाना मैक्सिमम कहाँ तक मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू तक। देखो इट इज ए केस ऑफ टोटल लॉस, हेंस मैक्सिमम amount of claim is rupees 4,80,000, that is up to policy value, ठीक है। तो बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। आज का होमवर्क लिख लो आप, आज का होमवर्क होगा हमारा, होमवर्क फॉर द क्लास है, होमवर्क फॉर द क्लास है सम नंबर 3, सम नंबर है 3 और 4, सम नंबर है 3 और 4, तो सम नंबर 3 एक होमवर्क हो गया और सम नंबर 4 एक होमवर्क हो गया, ठीक है। ये होमवर्क है, आप इसको कर लेंगे। और होमवर्क कहाँ आपको मिल जाएगा, होमवर्क का जो सोल्यूशन है आपको मिल जाएगा सीए इंटर वाले हमारे चैनल पे। तो टेलीग्राम में जाएंगे आप, टेलीग्राम में YKTC_CA इंटर, वहाँ पर आपको होमवर्क का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में पुअर सेलिंग लाइन गुड्स करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी खत्म करके लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में आगे बढ़ेंगे। तो चलो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और ख्याल रखो, पढ़ते रहो।